हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कार्बन को पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमारे आसपास मैक्सिमम चीज़ों में क्या है, कार्बन है। चाहे वो फूड है, क्लोथ्स हो गया, मेडिसिन, बुक्स, कई सारी चीज़ों में कार्बन पाया जाता है। यहाँ तक कि हमारा जो शरीर है ना, उसमें ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा चीज़ पाया जाने वाला कार्बन ही है। ठीक है। अगर बात करें बाहर के इन्वायरमेंट में, तो अर्थ का ऊपर वाला लेयर में जो कार्बन है वो मेनली कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम के रूप में पाया जाता है, और वो है 0.02%। ठीक है, मतलब अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन पाया जाता है। और एटमॉस्फेयर का बात करें तो उसमें 0.03% कार्बन पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके ऊपर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखिए, आपसे बोलेंगे कि कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, 4 ऑप्शन देंगे। ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कोल। तो आपको लिखना होगा ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो वैसे ही आप ये भी बात ध्यान रखिएगा कि अर्थ क्रस्ट में मेनली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कार्बन, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जिसको बाई कार्बोनेट्स भी बोलते हैं। ठीक है। और कोल, पेट्रोलियम, इन सब रूप में एग्जिस्ट करता है अर्थ क्रस्ट में। और ये परसेंटेज भी हो सके तो याद रखिएगा, 0.02% और यहाँ पे 0.03%। इतना समझे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक, जो कि है बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवैलेंट बॉन्ड। समझते हैं कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो इससे पहले हमने प्रीवियस चैप्टर, मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। याद है, हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ा था वहाँ पे। पहला था कि ये जनरली सॉलिड होते हैं, दूसरा था इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तीसरा था ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और चौथा था कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन सॉल्यूशन या फिर मोल्टेन स्टेट में। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी सॉ डैट आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और दूसरा ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन सॉल्यूशन। ठीक है, कोई किसी चीज़ में घोल के या फिर मोल्टेन स्टेट, पिघला हुआ स्टेट में ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इतना बात हमने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड के बारे में। अब इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला देखिए CH3COOH। तो यहाँ पे C कार्बन कार्बन दिख रहा है, तो ये हो गया कार्बन कंपाउंड। सिमिलरली यहाँ पे हमें कार्बन दिख रहा है, तो ये भी कार्बन कंपाउंड है। इथेनॉल में कार्बन दिख रहा है, ये रहा, तो ये भी कार्बन कंपाउंड। मीथेन में भी कार्बन है, तो ये भी कार्बन कंपाउंड। समझे कार्बन कंपाउंड का मतलब। तो अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड का बात करें, तो पहला प्रॉपर्टी है इसका कि ये लोग पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है। और दूसरा, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। आप देखिए, चूंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, मान लीजिए मीथेन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये मीथेन का एक मॉलिक्यूल हो गया, वैसे ये भी एक मीथेन का मॉलिक्यूल हो गया, मान लीजिए ये भी एक मीथेन का मॉलिक्यूल हो गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्शन, और इन दोनों का ये जो फोर्स है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये उतना स्ट्रांग नहीं है। इस वजह से अगर हम इसको हीट करेंगे तो तुरंत से ये जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और ये मेल्ट हो जाएगा या फिर बॉयल हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रांग। तो हम लोग इसको एक अलग लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ना बोल के हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, आगे यूज़ होगा इस चैप्टर में, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब समझ जाइएगा कि मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है। चलिए, और इसके अलावा चूंकि ये लोग पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आयंस नहीं देंगे। अगर हम इन्हें सॉल्यूशन बनाएंगे या फिर पिघलाएंगे भी, तो ये लोग कभी भी आयंस फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये बात हमने यहाँ पे देखा। अब इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा, देखिए, आपसे ऐसा क्वेश्चन बोलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड के लिए कौन सा बात सही है। नीचे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। नंबर 1, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत स्टेटमेंट है। दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सही बात है। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और चौथा है, डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ये सही बात है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 4 ये राइट आंसर हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आता है, तो ये आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड, पहला है पुअर कंडक्टर, दूसरा है लो MP और BP, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स लो होता है या फिर नॉट स्ट्रॉन्ग होता है, और डू नॉट गिव आयंस। ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे देखा।
चलिए अब आते हैं कार्बन पे। कार्बन का सबसे पहले तो एक बात जानिए कि कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, ये पहला बात, ठीक है। दूसरा बात, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर बताया गया है 6। अब इस एटॉमिक नंबर से हमें क्या क्या चीज़ पता चलता है, तो देखिए जितना किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें प्रोटॉन का नंबर होता है। तो उसमें प्रोटॉन भी कितना हो गया, 6। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। और उतना ही उस जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, 6। समझ रहे हैं, कार्बन में प्रोटॉन भी 6 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 6 होता है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। अब ये अरेंज कैसे होते हैं देखिए, बहुत बच्चों को ये पता भी होगा लेकिन बहुत को पता नहीं होगा, तो थोड़ा एक बार रिकैप करते हैं। अगर हम कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो देखिए सबसे पहले ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन जितना भी हो इतना तो श्योर है कि प्रोटॉन कितना होगा, 6 तो होने वाला है, 6 पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आता है पहला शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूरते रहते हैं। तो पहला सेल में ये फिक्स है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। पहला सेल में ऐसा कैसे। फिर आता है दूसरा सेल। दूसरा सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी है इसका 8 इलेक्ट्रॉन कैरी करने का, ये 8 से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता है। फिर आता है हमारा तीसरा सेल। तीसरा सेल में भी मैक्सिमम कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन कैरी करने का, ठीक है। तो फिलहाल आप देखिए कार्बन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 6 है। तो पहले सेल में कितना भर गया, 2 भर गया। अब बच गया कितना, और 4 भर गया, तो ये 4 बच गया। तो ये 4 जो है वो सेकंड सेल में यहाँ पे फिल हो जाएगा। इस सेल को के सेल बोलते हैं, इस सेल को एल सेल बोलते हैं, ये सब बेसिक बात पता ही होगा आप। तो कार्बन के केस में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑलरेडी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो चुका, बच गया कितना, 4। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ये जो सेकंड सेल है यहाँ पे फिल हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हम 2,4 लिखे हैं ना, ये 2,4 को क्या बोलते हैं, ये हम लिख दिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका मतलब उसमें प्रोटॉन भी 17 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा। अब इसको अरेंज कैसे करना है, फर्स्ट सेल में तो 2 हो जाएगा हमारा। फिर सेकंड सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे उसमें, तो 2 और 8 10 हो गया। फिर तीसरे सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 का है, लेकिन टोटल तो यहाँ पे 17 ही है। 2 और 8 10 तो फिल हो चुका, बच गया कितना, तो 7 बचा हुआ थर्ड सेल में फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2,8,7 ये हम क्या लिख दिए, ये हम लिख दिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। समझे इतना। अब एक और चीज़ समझिए, ये जो बाहर वाले में 7 है, इस 7 को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, तो आप बताएंगे 7। वैसे ही अगर कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखे थे, 2 और 4 लिखे थे ना कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 4। इतना समझे। एक चीज़ और समझिए, अब देखिए कोई भी एलिमेंट चाहता है कि उसके बाहर वाले सेल में ना क्या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहे, नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन रहे, तब वो खुश हो जाता है। खुश हो जाता है का मतलब क्या है, थोड़ी देर में हम समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझिए कि कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है, उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या तो 2 रहे, नहीं तो 8 रहे। अब यहाँ पे क्लोरीन के केस में हम देख रहे हैं कि इसका आउटर मोस्ट सेल में 7 है, ये अभी खुश नहीं है। खुश होने के लिए ये क्या करेगा, क्या तो 7 का 7 इलेक्ट्रॉन हटा देगा, तब बचेगा क्या, 2,8 बचेगा, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में ऑटोमेटिक 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तब ये खुश हो जाएगा। नहीं तो ये क्या कर सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन या और कहीं से ले लेगा, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 हो जाएगा, तब भी ये खुश हो जाएगा। तो कौन सा ईजी रहेगा, 7 छोड़ना ईजी रहेगा कि 1 लेना ईजी रहेगा, तो 1 लेना ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके खुश हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहे तो पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में बच गया कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तब 8 हो गया टोटल। अब देखिए अगर आपसे पूछे कि कोई ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, तो आप कितना बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। कोई आपसे पूछे ऑक्सीजन का वैलेंसी बताओ, तो ये कितना लेके या फिर छोड़ के खुश हो जाएगा, ये 2 लेगा, क्योंकि 6 छोड़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो 2 लेना ईजी है। तो 2 ये ले रहा है, इसका मतलब इसका वैलेंसी कितना हो गया, 2। वैलेंसी को हम लोग कंबाइनिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई वैलेंसी पूछे या फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी बोले, तो दोनों का ही आंसर क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। चलिए इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा 1-2 बेसिक बात और समझ लेते हैं यहाँ पे। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है एक पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, पेज नंबर 86 में, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल हम आपको बोले थे पिछले चैप्टर में कि आपको 1 से लेकर 20 तक याद कर लेना है। कैसे याद करना है, ऐसे क्रम में याद करना है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम।
ऐसे करके क्रम में याद कर लेना है। क्रम में याद करने से फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ, तो आप क्या करेंगे, ऐसे सोचेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन 7वें नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हो गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हुआ, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 7 हो गया। तो इस 7 से हम लोग क्या क्या लिख सकेंगे, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख पाएंगे 2,5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता पाएंगे 5 है। वैलेंसी कोई पूछे या फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी कोई पूछे तो ये कितना लेके खुश हो जाएगा, 3 लेके खुश हो जाएगा। ठीक है, तो 3 हो गया इसका वैलेंसी या फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी, समझ रहे हैं। तो ये आपको 1 से लेकर 20 तक याद कर लेना है, ये पहला बात। इसके अलावा दूसरा बात आप ये देखिए, ये जो आप लास्ट ग्रुप देख रहे हैं, इस लास्ट ग्रुप को बोलते हैं नोबल गैस का ग्रुप। इन्हें नोबल गैस इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये लोग काफ़ी कम रिएक्टिव है, ये लोग रिएक्शन करते ही नहीं है किसी से। क्यों? क्योंकि ये लोग पहले से खुश होते हैं। खुश होते हैं मतलब इसका आप देखिए, फॉर एग्जांपल हम हीलियम का एग्जांपल ले, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना चाहे तो पहले सेल में ही 2, तो यही हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, अगर हम नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना चाहे तो 10 टोटल इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पहले सेल में और दूसरे सेल में 8। देख रहे हैं, आउटर मोस्ट सेल में 8 है, तो ये पहले से ही खुश है। वैसे आर्गन का लिखना चाहे तो 2 हो जाएगा पहले सेल में, दूसरे सेल में 8, 10 हो गया, और बचा है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 18। ठीक है, तो इसका भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी खुश है। तो ऐसे करके ये सभी जो नोबल गैस है ये पहले से खुश होते हैं। और यहाँ के जो बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं, तो ये सब चाहते हैं, ये सब भी चाहते हैं खुश होना। खुश होना चाहते हैं मतलब ये लोग भी चाहते हैं कि हम भी जो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है वो भी अटेन कर ले। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले। तो यहाँ पे हम देख रहे थे नाइट्रोजन का एग्जांपल या फिर ऑक्सीजन का एग्जांपल। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 था। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नियरेस्ट जो नोबल गैस है उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया। अटेन कर लिया मतलब खुश हो गया। ठीक है, तो जब भी हम बोलेंगे खुश हो गया मतलब इसका मीनिंग ये निकलेगा। समझ रहे बात क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो अब बात करते हैं कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,4। अब ये स्पेशल केस है, आउटर मोस्ट सेल में 4 है इसका। अब क्या तो ये 4 ले भी सकता है या तो ये 4 छोड़ सकता है। ठीक है, अगर ये 4 ले लेता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। ठीक है, और ये किसका, कौन सा नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन का। ठीक है, और अगर ये 4 छोड़ेगा तब ये इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। तब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, 1 2 3 4, तब ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। चलिए देखते हैं कार्बन लेता है या फिर छोड़ता है, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अटेन करता है। इससे पहले कि हम ये समझें कि कार्बन लेगा या फिर छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स, उससे पहले यहाँ पे 2-3 बात लिखा हुआ है। देखिए, एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक एलिमेंट चाहता है कि अटेन कर ले कम्प्लीटली फील्ड आउटर मोस्ट सेल। मतलब कम्प्लीटली फील्ड आउटर मोस्ट सेल मतलब अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हर एक एलिमेंट ये चीज़ चाहता है। तो जो आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहे थे जब हमने देखा था पिछले चैप्टर में, तो वहाँ पे क्या तो एलिमेंट्स गेन या फिर लूज़ कर रहे थे इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट सेल से। आपको याद होगा सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल हमने देखा था। सोडियम का आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ करता था और क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हुआ करता था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने देखा था कि ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ करता था और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता था, और क्या बन जाता था, Na+ बन जाता था, जो छोड़ता है उसमें प्लस हो जाता है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके माइनस बन जाता था। ठीक है, तो ये हमने देखा था। यहाँ पे गेन और लूज़ करके आयनिक कंपाउंड्स बनता था। लेकिन कार्बन के केस में इसको क्या करना होगा, 4 गेन करना होगा, नहीं तो 4 लूज़ करना होगा, ताकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर पाए। तो अब देखिए, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है ना, तब क्या होगा, C4- एनायन बन जाएगा। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है, कार्बन के पास पहले से कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। जब 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो अब इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, C4- एनायन बन जाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन अब देखिए, इसका न्यूक्लियस में तो अभी भी 6 प्रोटॉन है ना, तो 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस को ये 10 इलेक्ट्रॉन को कैरी करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है। बातें गहराई समझ रहे हैं? देखिए, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मेरे को पता है 6 प्रोटॉन है, मतलब 6 पॉजिटिव चार्ज है। पहले से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो था ही आउटर मोस्ट सेल में, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है मेरा। अब ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है और गेन कर लेता है 4 इलेक्ट्रॉन,
तब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया यहाँ पे। अब ये 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस को इतना भारी भरकम इलेक्ट्रॉन्स उठा पाना काफ़ी मुश्किल होगा, इसलिए ये स्टेबल नहीं रह पाएगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है कि इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो गेन तो ये नहीं कर पाएगा, इतना हमने समझा। अब देखते हैं लूज कर पाएगा कि नहीं। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4+ कैटायन। अब देखिए, जब ये ले रहा था तो C4- बन जा रहा था, और जब ये 4 इलेक्ट्रॉन खो देगा तो 6 4+ बन जाएगा। ये हम आपको पिछले चैप्टर में भी अच्छे से समझाए थे, कब प्लस कब माइनस होता है। ठीक है, तो C4+ बन जाएगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन का कमी है। अब इसमें टोटल पहले 6 था, अब इलेक्ट्रॉन कितना बच गया, सिर्फ 2 बच गया। अब देखिए क्या होगा, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन्स इन इट न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था, न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है मेरा, उसके बाद यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कार्बन का साइज़ तो पहले से ही छोटा है। ठीक है, सिर्फ 2 सेल का साइज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज में और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज में, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग है। अगर हम यहाँ से इस बाहर वाले चारों इलेक्ट्रॉन को हटाना चाहेंगे तो इसको हटाने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो इसको हटा पाना भी पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब हम समझे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन खो भी नहीं सकता है। ठीक है, तो ना लेगा ना देगा, तो ये काम कैसे करेगा कार्बन। तो कार्बन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बाई शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है बाकी कार्बन एटम के साथ या फिर कोई और एलिमेंट के एटम के साथ। ना कि सिर्फ कार्बन, बाकी और भी कई सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो शेयरिंग करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे शेयरिंग किया जाता है। और जो शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो दोनों ही एटम को बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे ये शेयरिंग होता है। सबसे पहले बेसिक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, मतलब इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 1 होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लिखना चाहे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया 1। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ये शेयरिंग कैसे करेगा। तो शेयरिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम करके दिखाते हैं एक तो, फिर यहाँ पे पढ़ लेंगे। देखिए, सबसे पहले आप हाइड्रोजन का सिंबल लिख दीजिए। ठीक है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला H2 होता है। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया एक हाइड्रोजन एटम और ये हो गया एक हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब कब किसी के मन में सवाल आएगा कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला तो H होता है, लेकिन हम लोग H2 क्यों लिखते हैं। तो ये देखिए, इसका सिर्फ H है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो क्या ये खुश है, खुश नहीं है ना। तो ये जो खुश नहीं है, ये इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इन्वायरमेंट में हमेशा क्या होता है, 2 हाइड्रोजन मिल जाते हैं और मिल के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, और हवा में जो हाइड्रोजन है वो इस फॉर्म में है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे ये शेयरिंग होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का। ये हो गया एक हाइड्रोजन का एटम और ये हो गया एक हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिर्फ 1 था, इसका मतलब इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए क्या तो आप क्रॉस का यूज़ कर सकते हैं, ऐसे करके इसका भी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्रॉस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो डॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका, आपका मर्जी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, इस हाइड्रोजन के लिए हमने जब यहाँ पे डॉट यूज़ किया, तो इस हाइड्रोजन के लिए भी हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, डॉट। अगर सेम एटम रहे ना तो सेम सिंबल यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे डॉट तो यहाँ पे भी डॉट दीजिएगा, यहाँ पे क्रॉस दीजिएगा तो यहाँ पे भी क्रॉस देना पड़ेगा आपको। लेकिन अलग अलग अगर यहाँ पे एटम रहता, मान लीजिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन रहता, दोनों अलग अलग है, तो इसका इलेक्ट्रॉन अगर हम क्रॉस से दिखा रहे होते तो इसका इलेक्ट्रॉन हमें डॉट से दिखाना पड़ता। बात कह रहे समझ रहे हैं। तो खैर वो सब छोड़िए, अभी हम देखते हैं शेयरिंग कैसे होता है। ये हो गया हाइड्रोजन, ये भी एक हो गया हाइड्रोजन, यहाँ इसका बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन। इसको खुश होने के लिए कितना चाहिए, और एक चाहिए, तब ये 2 बन जाएगा इसका आउटर मोस्ट सेल में, तब ये खुश हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या कर लेगा, शेयरिंग करने के लिए आपको सिर्फ ऐसे दिखाना है, ये जो है ये ऐसे करके गोला बना देना है। तो ये हाइड्रोजन खुश हो गया क्योंकि इसके पास 1-2 इलेक्ट्रॉन हो गया, समझे। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये भी हाइड्रोजन बोलेगा तुम अपना वाला मेरे को दे दो, तो ऐसे करके गोला बना देना है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन भी के पास भी 1-2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये भी खुश हो गया। तो आपको सिर्फ इतना सा कर देना है। देखिए, हाइड्रोजन बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन अपना लेके खुश हो गया और ये हाइड्रोजन अपना लेके खुश हो गया। यही हो गया शेयरिंग। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है ये दोनों को बिलोंग करता है, इसको भी बिलोंग करता है, इसको भी बिलोंग करता है।
तो इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक जोड़ा है इलेक्ट्रॉन का जो शेयर हुआ है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। इस बॉन्ड को एक लाइन से डिनोट करते हैं, तो हम लोग सिंबल में ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे ये टाइटल देखा था, यहाँ पे ये रहा कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब समझे आप, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। सब बात यहाँ पे लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेने का। देखिए ये देखिए, वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट्स या फिर क्रॉस। ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर में, इसको डॉट या फिर क्रॉस से दिखा सकते हैं। इन लोगों ने क्रॉस का यूज़ किया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो यहाँ पे शेयर इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स। और इस बॉन्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए, रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन, एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है एच बॉन्ड एच, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन का शेयरिंग। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऐसे बोलेंगे। तो आपको, आप चाहे तो सिर्फ ये बना सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो ये पूरा भी बना सकते हैं। तो पूरा बनाने का जरूरत नहीं होता है, आप सिर्फ इतना दिखा देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्लोरीन का बताया गया है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, और आपको तो ये प्रेडिक्टेबल से भी याद होना चाहिए, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 कैसे होता है। फिर व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं। इसमें क्या टेंशन है, 17 है तो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 और तीसरे सेल में 7 होगा, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7। फिर क्लोरीन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला Cl2 होता है। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, हाँ, कि क्या आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलिए बना देते हैं, टेंशन क्या है। तो ये देखिए, क्लोरीन 2 ठो है क्योंकि Cl2 है तो 2 क्लोरीन है। यहाँ पे क्लोरीन हमने दिया, यहाँ पे क्लोरीन दिया, और बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन था, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनाना है आपको। इसके लिए आप क्या तो डॉट यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो क्रॉस यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम डॉट यूज़ कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्लोरीन के पास 7 है, एक और चाहिए इसको, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक ठो ले लेगा, ठीक है। वैसे ये क्लोरीन भी चाहेगा, हम यहाँ से एक ठो ले लेंगे। तो ये क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों खुश हो गया। और ये है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। तो क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन बन गया Cl2। तो इतना ही कर देना है आपको, और जो भी 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो उतना मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देख लिया क्लोरीन का। अगला एग्जाम्पल है ऑक्सीजन का। चलिए अब ऑक्सीजन का भी बनाते हैं खुद से ही। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। 8 कैसे याद चला, मेरे को तो याद है प्रेडिक्टेबल, आपको भी याद कर लेना है 20 तक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया इसका, 2,6। तो ये हमने बना लिया एक ऑक्सीजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ठीक है। बाहर वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन बनाना है। क्या तो डॉट के अंदर क्रॉस यूज़ कर सकते हैं, तो डॉट यूज़ करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। ये देखने में इजी लग रहा है, लेकिन आप करेंगे तो इसमें फंसेंगे, आप कीजिएगा जरूर अपने हाथों से, ठीक है। तो देखिए, ये ऑक्सीजन को के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 चाहिए इसको, तो ये 2 क्या करेगा, यहाँ से ले लेगा। ये रहा, इसका 2 ले लिया, खुश हो गया ये ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के पास भी 6 है, तो ये 2 उसका ले लेगा, तो ये भी खुश हो गया। बस हो गया शेयरिंग। तो यहाँ पे देखिए, एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा, तो 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये रहा ऑक्सीजन, और इसके लिए एक बॉन्ड हो गया और इसके लिए भी एक बॉन्ड हो गया, ऐसा बन गया, ठीक है। तो इसमें डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलता है, और ये बन गया O2, समझे। चलिए, तो ये हमने देख लिया ऑक्सीजन का एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, उस वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ। अब चलिए, कैन यू डिपिक्ट द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब देखते हैं वाटर का कैसा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। वाटर का फॉर्मूला आपने छोटे क्लास में याद कर लिया होगा, H2O, ठीक है। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बीच में डालते हैं, हाइड्रोजन को अगल बगल डाल देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में अभी किए थे 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कैसे बनाए 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे बहुत जन गलती क्या करेंगे, चलिए बताते हैं बाद में। पहले आप ये देखिए, हाइड्रोजन का अलग इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लेते हैं क्रॉस, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के लिए क्रॉस यूज़ कर लेते हैं।
ताकि डिफ्रेंशिएशन पता चलता रहे। अब ये हाइड्रोजन को खुश होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब ये क्या करेगा, यहाँ से एक ठो ले लेगा, बस काम खत्म। सिमिलरली ये हाइड्रोजन भी यहाँ से एक ठो ले लेगा और काम खत्म। ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन के पास 6 है, इसको और 2 चाहिए, तो ये ऑक्सीजन बोलेगा तुम अपना एक ठो दे दो, और इसको बोलेगा तुम भी अपना एक ठो दे दो, और ये दोनों का लेके खुश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ठो शेयरिंग हुआ है, यहाँ पे एक ठो ये एक बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, H बॉन्ड O बॉन्ड H। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 ठो शेयरिंग हो रहा था, एक ठो और होता, तो हम लोग क्या करते, डबल बॉन्ड दे रहे होते यहाँ पे। ठीक है, अभी नहीं है तो अभी ऐसा होगा H2O। ठीक है, तो ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो नाइट्रोजन भी एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब N2 होता है इसका मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, और इसका एटॉमिक नंबर 7 है। बता दिया तो अच्छा बात है, नहीं बताया तो हम लोग याद करके रखे हुए हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया 2,5। तो ये हो गया एक नाइट्रोजन, ये हो गया एक नाइट्रोजन, बाहर में है 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए इसको 3 चाहिए ना, तो आप क्या कीजिए, जितना चाहिए होता है उतना इस साइड में बनाइएगा। 1 2 3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे दे दिया, और 2 और 4 5 दूसरा हमने यहाँ दे दिया। चाहते तो यहाँ पे भी दे सकते थे, कहीं पे भी दे दीजिए, बस यहाँ पे इसका हो गया 1 2 3 और 1 2। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन को खुश होने के लिए 5 है और 3 चाहिए, तो यहाँ से इसका 3 ले लेगा, और इसको खुश होने के लिए यहाँ से इसका 3 ले लेगा। दोनों खुश हो गया, ये बन गया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखिए 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो यहाँ पे 3 ठो बॉन्ड बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, ऐसा केस हुआ यहाँ पे, ये हो गया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2। चलिए, तो नाइट्रोजन के केस में हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे अमोनिया का एग्जाम्पल। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। बनाते हैं अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो NH3, नाइट्रोजन एक ठो है, हाइड्रोजन 3 ठो है, तो यहाँ पे एक ठो नाइट्रोजन हमने दे दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमने 1 2 3 ऐसा करके बना दिया। प्रैक्टिस करते करते पता चलेगा कि आपको किस टाइप से बनाना है। आप चाहते तो इसको ऐसे भी बना सकते थे कि यहाँ पे आप नाइट्रोजन लिख रहे हैं और नीचे में 3 ठो हाइड्रोजन लिख रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2,5, तो इसका बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन बनाना है। तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक दे देंगे, यहाँ पे एक दे देंगे और यहाँ पे एक दे देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हाइड्रोजन का इससे शेयर हो जाएगा, ये आराम से बनाने में ईजी होगा। नाइट्रोजन में 5 था ना टोटल, तो 1 2 3 हुआ, यहाँ पे 1 2 और दे देते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन को खुश होने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेके खुश, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके खुश। ठीक है, और नाइट्रोजन के पास 5 है, ये बोलेगा तुम सब अपना अपना एक ठो मेरे को दे दो। ऐसे करके नाइट्रोजन भी खुश हो जाएगा। तो ये हो गया अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बॉन्ड के रूप में बनाना चाहे तो यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो देखिए, तो इसका बन जाएगा N बॉन्ड 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 H H, गंदा हो रहा है, साफ साफ लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे N बॉन्ड 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 H H H। ठीक है, ये हो गया NH3। तो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन अब देखिए कैसे पूछेंगे, आपसे ऐसे पूछेंगे कि अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़, और 4 ऑप्शन दे देंगे। नंबर 1 ओनली सिंगल बॉन्ड, नंबर 2 ओनली डबल बॉन्ड, ओनली ट्रिपल बॉन्ड, या फिर 2 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड। तो अमोनिया में तो हमें सिर्फ ओनली सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और बॉन्ड काउंटिंग के ऊपर भी सवाल आता है। इससे पूछेंगे कि अमोनिया में कितना कोवैलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे कितना कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिल रहा है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, तो आंसर होगा 3। ठीक है, चलिए, तो ये हमने अब देख लिया अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। उससे पहले मीथेन के बारे में 2-3 बात आपको पता होना चाहिए। मीथेन को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, और ये मेजर कंपोनेंट है बायोगैस का और CNG का। ठीक है, इसमें ये यूज़ किया जाता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। चलिए बनाते हैं मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। CH4 है, इसका मतलब 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो कार्बन को बीच में बनाते हैं, हाइड्रोजन को यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे बना देते हैं। इतना ठीक है। कार्बन का बाहर में मेरे को पता है 4 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4 होता है। तो बनाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2, बहुत छोटा छोटा हो गया, 1 2 3 4। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस हाइड्रोजन का 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, और इस हाइड्रोजन का 1 यहाँ पे। ठीक है,
तो ये हाइड्रोजन खुश होने के लिए अपना एक ठो लेके खुश हो जाएगा, ये भी अपना लेके खुश, अपना लेके खुश, अपना लेके खुश। कार्बन बोलेगा तुम सब खुश हो गया तो हम क्यों अकेला बैठे रहे, तुम सब क्या करो अपना अपना एक एक ठो दे दो, अपना अपना एक एक ठो दे दो। तो कार्बन के अंदर देखिए कार्बन का गोला में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे करके कार्बन भी खुश हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बॉन्ड के रूप में लिखना चाहे तो यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ पे एक बॉन्ड होगा। तो बना लेते हैं C 1 2 3 4 बॉन्ड और H H H H। अगर आपसे कोई पूछे कि मीथेन में कितना कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो आपको यहाँ पे गिन लेना है, 1 2 3 4 बॉन्ड है तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए तो हम देख रहे हैं कि कार्बन जब खुश होता है ना, कार्बन जब खुश होता है, अभी हम देखे थे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, यहाँ पे इन लोगों ने भी बना के रखा है, ये देखिए कार्बन जब खुश होता है तो उसके सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, 2,8 हो गया। पहले क्या था 2,4 था। ठीक है, अब 2,8 हो गया। तो ये 2,8 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, नियॉन का है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कौन सा नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेन करता है, तो आपको लिखना होगा नियॉन का। ठीक है, और देखिए इससे हमें ये भी पता चलता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4 है। अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन है, परफेक्टली सही आंसर है। कोई आपसे पूछे कि कार्बन का कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर वैलेंसी बताओ, तो आप देख रहे हैं कि ये 4 एक्स्ट्रा बाहर से लेके खुश हो जा रहा है ना, बाहर से शेयर करके खुश हो जा रहा है। तो यहाँ पे कार्बन का कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर वैलेंसी कितना हो गया, 4 हो गया। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा एलिमेंट जिसका वैलेंसी 4 होना, उसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंट। तो ये टेट्रावैलेंट वर्ड याद रखिएगा। तो वही अब यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट बिकॉज इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका वैलेंसी 4 है, और उस वैलेंसी 4 होने की वजह से कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। बात अगर ही समझ रहे हैं। चलिए, तो ये हमने देख लिया पूरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनते हैं 2 एटम के बीच में, वो उस बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। काफ़ी अच्छा सिंपल डेफिनेशन है, याद कर लीजिएगा इसको। और ऐसे कंपाउंड जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल। ये बात का गहराई समझिए। देखिए ये एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का N2, तो विद इन द मॉलिक्यूल ये जो बॉन्ड है 3 ठो बॉन्ड, ये काफ़ी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिलता है विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन एक क्या है, कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। तो इसका विद इन द मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन बट इंटर मॉलिकुलर फोर्स, याद है आपको थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होता है, वीक होता है। अब ये क्या, इसका क्या मतलब है, ये एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, ये एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, ये एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, ये एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया। तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो दोनों ही क्या होता है, लो होता है। इसको हम थोड़ा सा हीट देंगे तो ये पिघल जाएंगे, नहीं तो बॉयल हो जाएंगे। बात अगर ही समझ रहे हैं इतना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस गिव राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज कंपाउंड्स। ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वाई कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड या फिर कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आपको ये रीज़न देना होगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है विद इन द मॉलिक्यूल्स बट वीक इंटर मॉलिकुलर फोर्स होता है। ठीक है, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इसके अलावा देखिए, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल फॉर्म नहीं होता है। जबकि हमने NaCl में देखा था कि NaCl में जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है तो Na+ और Cl- बन जाता है, तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल फॉर्म हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा चार्ज पार्टिकल फॉर्म नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि वाई आर कोवैलेंट कंपाउंड्स जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको लिखना होगा कि सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, सच कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये रीज़न देना होगा आपको। और क्वेश्चन यहाँ पे मेनली यही बनेगा कि ये सब जो
मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन, यही सब एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करके जाना है अच्छे से, जिस तरीके से हम बना रहे थे, ठीक है, वैसे आपको थोड़ा साफ़ सुथरा करके बना लेना है। और यहाँ पे से भी एक क्वेश्चन बनेगा कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है, कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स या फिर कोवैलेंट कंपाउंड का। और ये सब एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कीजिए, वाटर, क्लोरीन, ये सब का। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा, ये 2 रीजन के ऊपर आपसे बोलेंगे गिव रीजन एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स मेनली बाई कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो कार्बन जो है वो मेनली कोवैलेंट बॉन्डिंग करके कंपाउंड क्यों बनाता है, तो आपको ये 2 रीजन देना होगा, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन ना ही गेन कर सकता है ना ही लूज़ कर सकता है। गेन क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैरी नहीं कर पाएगा। और लूज़ क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उस 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में आउटर मोस्ट सेल से, ठीक है। और देखिए हमने यहाँ पे जो देखा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो ये इनडायरेक्टली हम क्या पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स तो कोवैलेंट कंपाउंड ही होते हैं। तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हमने देखा। फिर लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखा हमने, कोवैलेंट कंपाउंड का भी ऐसा ही होता है। तो ये वही था। चलिए अगला टॉपिक है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, कार्बन जो है ना वो नेचर में अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और इस अलग अलग फॉर्म्स का अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे कार्बन बताया गया है कि 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है बकमिंस्टर फुलरीन। चलिए देखते हैं डायमंड में क्या होता है। डायमंड में एक कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है और एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक मान लीजिए ये कार्बन एटम है, तो ये 1 2 3 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है और 3D स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये तो सिर्फ एक ही है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे डायग्राम और बनाया नहीं गया है ये, और यहाँ पे अलग अलग कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। फिर ग्रेफाइट में क्या होता है कि इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम जो है वो बॉन्डेड होता है 3 अलग कार्बन एटम के साथ सेम प्लेन में, ये 3D स्ट्रक्चर में नहीं होता है, ठीक है। और इन तीनों बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, तभी तो कार्बन का जो 4 हाथ, जो 4 वैलेंसी वो सेटिस्फाई हो पाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मान लीजिए ये कोई कार्बन एटम है, तो ये देखिए 1 2 3 अलग अलग कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है और एक ही प्लेन में है, ठीक है। और देखिए, और यही तीनों में से कोई एक बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, डबल बॉन्डेड होगा, ताकि कार्बन का जो 4 वैलेंसी है, टेट्रा वैलेंसी, वो सेटिस्फाई हो पाए। समझ रहे बात क्या कह रही। वैसे आप फिर आप यहाँ सोचेंगे कि यहाँ तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड हो रहा है, तीसरा बॉन्ड कहाँ गया, ये डायग्राम और आगे बनाया नहीं गया है, यहाँ पे और एक कार्बन होगा, ऐसे ये लिंक होता चला गया होगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये एक ठो हेक्सागोनल लेयर बनता है। ये हेक्सागोनल जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ऐसे करके एक लेयर बन जाएगा, ठीक है, और नीचे भी एक लेयर। तो ये दोनों लेयर जो है वो कोई फोर्स के साथ बॉन्डेड होंगे। तो ये एक लेयर है और नीचे वाला एक लेयर है, और दोनों ही लेयर क्या है, आपस में क्या है, कोई फोर्स से बॉन्डेड होंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे समझने को है नहीं। डायमंड के बारे में बात किया जाए तो डायमंड क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और ग्रेफाइट स्मूथ एंड स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने का बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, हमने पिछले चैप्टर में देखा था। और डायमंड को हम लोग बना भी सकते हैं, कैसे, हम लोग क्या करेंगे, प्योर कार्बन को काफ़ी हाई प्रेशर में और काफ़ी हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अंतर यही होगा कि जो सिंथेटिक डायमंड होगा वो काफ़ी छोटा बनता है, लेकिन जो नेचुरल डायमंड होता है वो बड़ा होता है। बाकी दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है। और जहाँ तक बकमिंस्टर फुलरीन का बात है तो ये फुटबॉल शेप में होता है। तो यहाँ पे एक बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बकमिंस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रोप ऑफ डैश। तो ये किसका एलोट्रोप है, आपको याद रखना है, कार्बन का। तो इस टॉपिक से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये तीनों का नाम याद कर लीजिए, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन, ये तीनों एलोट्रोप है कार्बन का। स्ट्रक्चर कैसा होता है ये सब ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। चलिए बना लेते हैं। CO2 का बनाना है, CO2 तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो बीच में हम कार्बन देते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है बाहर में, तो 1 2 3 4। चलिए कार्बन का थोड़ा बाद में बनाते हैं, पहले ऑक्सीजन का बना लेते हैं, ईजी होगा। ऑक्सीजन का बाहर में होता है 6, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होता है। तो देखिए कुछ ऐसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। कार्बन का है कितना, 4 होता है। तो 4 कैसे बनाए, ऐसे 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 बनाए, ना कि यहाँ पे 2 दे दे और यहाँ पे 2 दे दे। यहाँ पे 2 देने से फ़ायदा क्या होगा कि ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो आराम से डायग्राम में हम ऐसे गोला बना पाएंगे। वही एक अगर यहाँ पे दे दिए होते तो गोला बनाने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता।
वैसे इस ऑक्सीजन को भी और 2 चाहिए, तो यहाँ से 2 लेके खुश हो जाएगा। कार्बन बोलेगा कि तुम लोग भी अपना अपना 2 मेरे को दे दो। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्डिंग के रूप में हम लोग ऐसे लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आया? चलिए एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज़ मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर मॉलिक्यूल का हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, और सल्फर मॉलिक्यूल में 8 एटम होते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसका। इन द फॉर्म ऑफ रिंग बनेगा, ये यहाँ पे हिंट दिया हुआ है। सबसे पहले तो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2,8,6, मतलब बाहर वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमें 8 सल्फर बनाना होगा, तो बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हर एक में 6 इलेक्ट्रॉन बनाना है हमें, तो बनाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस सल्फर को चाहिए कितना, और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 ऑलरेडी इसके पास है, ये 2 यहाँ से ले लेगा। इस सल्फर को अभी और 2 चाहिए, तो ये 2 आगे वाले से ले लेगा। इस सल्फर को भी और 2 चाहिए, तो ये 2 और आगे वाले से ले लेगा। फिर इस सल्फर भी यहाँ से 2 और ले लेगा। ये सल्फर आगे वाले से यहाँ से 2 ले लेगा। फिर ये सल्फर यहाँ से 2 ले लेगा, और ये सल्फर यहाँ से 2 ले लेगा, और ये सल्फर आगे वाले से 2 ले लेगा। तो कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो डायग्राम गंदा हो गया, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा कि टेक्निक क्या है बनाने का। चलिए ये देखिए, इसका क्लियर पिक्चर ऐसे बनता है। अगला टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखिए कार्बन अकेले जितना कंपाउंड बनाता है ना, उतना अगर पीरियोडिक टेबल के सारे भी एलिमेंट अगर मिल जाए तो उतना कंपाउंड नहीं बना पाएंगे। तो ऐसा क्या खास बात है कार्बन में, कार्बन के पास ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिस वजह से वो इतना सारे कंपाउंड्स बना पाता है। तो यहाँ पे हमें 2 फैक्टर्स या फिर 2 रीजन्स बताए गए हैं जिस वजह से कार्बन इतना सारा कंपाउंड्स बना पाता है। सबसे पहला है कि कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद द अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी है कि वो बॉन्ड बना सकता है बाकी कार्बन एटम के साथ, जिस वजह से लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, और इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोलते हैं। बोलने का मतलब है कि मान लीजिए ये कोई कार्बन एटम है, तो इसके पास प्रॉपर्टी है कि एबिलिटी है कि ये बॉन्ड बना लेगा और कार्बन एटम के साथ। फिर ये भी कार्बन है तो ये भी बॉन्ड बना लेगा और कार्बन एटम के साथ, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारा वो मॉलिक्यूल्स बना सकता है। ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। फिर ये एक मॉलिक्यूल हो गया, फिर 4 एटम का एक मॉलिक्यूल बना लेगा वो। फिर समझ रहे बात का कह रही। तो इस कार्बन के इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। अब ये जो कंपाउंड्स है उसमें कार्बन कार्बन का जो बॉन्डिंग है वो लॉन्ग चेन्स के रूप में हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये कार्बन कार्बन बॉन्डिंग करते करते एक लंबा सा चेन बना दिए, चेन्स के रूप में हो सकता है बॉन्डिंग। या फिर एक कंपाउंड हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच्ड चेन्स, ब्रांच चेन्स के रूप में हो सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये एक चेन आ रहा था, यहाँ पे जाकर ब्रांच हो गया, यहाँ पे ब्रांच हो गया, ठीक है। ब्रांच चेन के रूप में हो सकता है कार्बन कंपाउंड। या फिर ये कार्बन एटम्स अरेंज हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। रिंग्स क्या होता है, जैसे कि ऐसे भी ये लोग कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। तो अलग अलग स्ट्रक्चर से अरेंज होकर ये लोग अलग अलग टाइप का कंपाउंड फॉर्म कर देंगे। इन सब के बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप सिर्फ इसको समझ के चलिए। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 टर्म समझना होगा, एक है सैचुरेटेड कंपाउंड और एक है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या होता है ये, तो ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वैसे कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। और वही अगर कार्बन एटम्स के बीच में
डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स हो तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये अगर मान लीजिए कोई एक कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन आता है इसके ऊपर। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में बाद में समझेंगे, फिलहाल आप सिर्फ इसका डेफिनेशन याद करके चलिए। अब देखिए एक और एलिमेंट है जो कार्बन को इस मामले में टक्कर देता है कैटिनेशन के मामले में, और वो एलिमेंट है सिलिकॉन। सिलिकॉन भी कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, और ये भी चेन्स बना सकता है अप टू 7 या फिर 8 एटम्स तक। मतलब ये सिलिकॉन जो है ये बॉन्डिंग कर करके 7 या फिर 8 एटम तक ऐसे करके जा सकता है ये। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस यही है कि ये जो कंपाउंड बनाता है ये कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होते हैं मतलब अनस्टेबल होते हैं, इनको स्टोर करके रख पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जो कार्बन कंपाउंड बनाता है उसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसी वजह से ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, इसको आप स्टोर करके इजीली रख पाएंगे। तो यही रीज़न है कि कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सा ऐसा दो एलिमेंट है जो कैटिनेशन शो करता है। तो कार्बन तो कैटिनेशन शो करता है, सिलिकॉन भी कैटिनेशन शो करता है, क्योंकि ये भी लंबा लंबा बॉन्डिंग कर करके कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है कार्बन और सिलिकॉन में कि कार्बन जो कंपाउंड बनाता है वहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस वजह से स्टेबल होते हैं। लेकिन सिलिकॉन जो कंपाउंड बनाता है वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। बात अगर ही समझे इतना। चलिए, तो ये हो गया पहला रीज़न जिस वजह से कार्बन इतना सारा कंपाउंड बनाता है। अगर सिर्फ रीज़न का बात करें तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, ये सब तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। चलिए दूसरे रीजन पे मूव करते हैं। देखिए दूसरा रीजन है कि सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4 इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटॉम्स ऑफ कार्बन और एटॉम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। अब हमने पढ़ा था कि कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4 है। ठीक है, मतलब कार्बन क्या कराएगा, 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसको हम लोग टेट्रा वैलेंसी बोले थे, याद है आपको। तो कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, इसका मतलब कार्बन का 4 बोल सकते हैं कि हम लोग जब भी बोलेंगे तो बोलेंगे कार्बन का कितना हाथ है, 4 हाथ है। मतलब इस चारों हाथ में कार्बन क्या तो कार्बन को कैच कर सकता है या फिर कोई अदर मोनोवैलेंट मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका वैलेंसी 1 हो, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, वो यहाँ पे वो पकड़ सकता है कार्बन। ठीक है, कोई कार्बन अगर पकड़ लिया, देखिए कार्बन का 4 हाथ है, यहाँ पे अगर मोनोवैलेंट कोई एलिमेंट पकड़ लेता था तो ठीक है, और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे उसने अगर कार्बन पकड़ लिया तो फिर से और 3 हाथ खुल गया। ठीक है, फिर इस 3 हाथ में मान लीजिए यहाँ पे इसने कार्बन पकड़ लिया तो फिर से यहाँ पे और 3 हाथ खुल गया, एक हाथ तो यहाँ पे बंधा हुआ है ना, तो समझ रहे। तो कार्बन का टेट्रावैलेंसी नेचर के कारण भी कार्बन इतना सारा कंपाउंड्स बना पाता है। कार्बन कंपाउंड फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और कई सारे एलिमेंट के साथ ये कंपाउंड फॉर्म करता है। समझे इतना। चलिए यहाँ पे एक रीज़न और दिया गया है कि कार्बन इतना सारा कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है। वो रीज़न है ये, द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दिस कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। वही बात फिर से लिखा हुआ है कि कार्बन जो बॉन्ड फॉर्म करता है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इस वजह से ये जो कंपाउंड होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। ठीक है, रिएक्ट नहीं करने ज़्यादा। तो कार्बन इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, तो इसका रीज़न है उसका स्मॉल साइज। स्मॉल साइज मतलब ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के यहाँ पे एक सेल और एक सेल, सिर्फ 2 सेल का इसका साइज है तो काफ़ी स्मॉल साइज है। इस वजह से जो न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल और यहाँ पे किसी दूसरे एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी करीब होता है, जिस वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज इट स्मॉल साइज। इतना समझे कि कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि उसका साइज स्मॉल है। अब साइज स्मॉल होने से क्या होता है, देखिए दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। जो न्यूक्लियस है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड करके रख पाता है। द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटॉम्स आर मच बिगर। अब कार्बन का तो छोटा साइज है, इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन अगर कोई एलिमेंट का साइज अगर बड़ा है तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, वीक बनता है। समझे इतना। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या रीज़न है कि कार्बन इतना सारा कंपाउंड फॉर्म करता है। तो एक रीज़न तो हो गया कैटिनेशन, दूसरा रीज़न हो गया टेट्रावैलेंसी और तीसरा रीज़न हो गया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया गया है। क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, चलिए समझते हैं। उससे पहले अभी हमने ये देखा कि जो कार्बन में 2 कैरेक्टरिस्टिक है, एक है टेट्रावैलेंसी और एक है कैटिनेशन, जिस वजह से कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। ठीक है, अब इसी में से कई सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो नेचुरल सब्सटेंसेस से पहले एक्सट्रैक्ट किए जाते थे,
नेचुरल सब्सटेंसेस बोलने का मतलब प्लांट, एनिमल, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, इन सब चीज़ों से ये सब कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किए जाते थे। तो इन्हीं सब कंपाउंड को उस समय क्या नाम दे दिया गया था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाम दिया गया था। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या मान के चला जाता था कि वो कंपाउंड जो नेचुरल सब्सटेंसेस से एक्सट्रैक्ट किए गए हो उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते थे, ठीक है। नेचुरल सब्सटेंस मतलब प्लांट, एनिमल, कोल, पेट्रोलियम। और ये उस समय माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो सिर्फ लिविंग सिस्टम के अंदर ही फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। प्लांट, एनिमल तो लिविंग एक सिस्टम है ही, कोल, पेट्रोलियम भी कहीं ना कहीं लिविंग थिंग से ही आए हुए हैं, ठीक है। तो उस समय ये एक पोस्टुलेट किया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म करने के लिए वाइटल फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ नेचुरल फोर्स, कुछ कुदरती फोर्स चाहिए, तभी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन पाएगा, इंसान इसको नहीं बना सकता है। लेकिन 1828 में एक इंसान थे फ्रेडरिच वोलर, इन्होंने इस बात को गलत साबित कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? यूरिया प्रिपेयर कर दिया अमोनियम साइनाइड से, ठीक है। और यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फर्स्ट टाइम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया गया था, प्रिपेयर किया गया था। तो खैर इतना हमें डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतना समझना है सभी कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन, कई सारे हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इन सब में कार्बन तो है, ठीक है। कार्बाइड हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हो गया, कार्बोनेट, इन सब में कार्बन तो है। तो इन सब को छोड़ के बाकी जितने भी कार्बन कंपाउंड्स बचते हैं वो सब कार्बन कंपाउंड स्टडी किए जाएंगे इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ये सभी कंपाउंड को क्या कंसिडर किए जाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर किए जाएंगे। समझे इतना? तो ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है वो हमने समझा। तो कोई आपसे पूछे कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं है, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है, यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसमें कार्बन तो है, तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ? नहीं, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। इसको समझने से पहले एक थोड़ा बेसिक बात जान लेते हैं, फिर हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ बेसिक जानकारी लेना होगा। सबसे पहला है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है? तो डेफिनेशन ये रहा, द कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो वैसे कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन्स का। तो हाइड्रोकार्बन्स को देखिए ऐसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप का होता है मेनली, एक होता है असाइक्लिक या फिर दूसरा होता है साइक्लिक। असाइक्लिक को ओपन चेन कंपाउंड्स भी बोलते हैं, साइक्लिक को क्लोज चेन कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको छोड़िए, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। असाइक्लिक वाला भी दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक है सैचुरेटेड, जिसका मतलब हम लोग अभी समझे थे कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और एक होता है अनसैचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जो असाइक्लिक हो और सैचुरेटेड हो उसको बोलते हैं अल्केन्स। ये नाम याद कर लीजिए, ठीक है। जब भी आप अल्केन सुनेंगे तो आपके मन में क्या आना चाहिए कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये सैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड दो टाइप का होता है फिर, अल्कीन्स और अल्काइंस। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो अल्कीन्स कहलाएगा, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अल्काइंस कहलाएगा। याद करते चलिए ये सब बात को, ठीक है, अभी बहुत यूज़ होने वाला है ये सब बात। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है CnH2n+2, ये फॉर्मूला है अल्केन का, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये फॉर्मूला हो गया अल्कीन्स का CnH2n, और ये फॉर्मूला हो गया अल्काइंस का CnH2n-2। जैसे कि अगर हम यहाँ पे n के जगह पे 1 डालें इसमें, तो क्या हमें देखने को मिलेगा? तो C1 हो जाएगा, और H 2 × 1 + 2 कितना हो गया? ये C1 हम लोग नहीं लिखते हैं ये वाला, और यहाँ पे हो गया 2 × 1 = 2 + 2 4, तो CH4, ठीक है। ये बन गया एक अल्केन का फॉर्मूला। इसका नाम क्या है अभी हम लोग थोड़ी देर में लिखना सीखेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि ये अल्केन का फॉर्मूला है, ठीक है। वैसे अगर हम n के जगह पे अगर हम 2 डालें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? C2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 2 = 4 और +2 6, C2H6। ये भी क्या हो गया? अल्केन हो गया। यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n है। अगर हम यहाँ पे अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई n के जगह पे कोई अगर 1 डाले तो 1 नहीं डाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो होना ही पड़ेगा ना। तो ये स्टार्ट होता है 2 से, ठीक है। तो अगर हम n के जगह पे यहाँ पे 2 डालें तो C2H4 हो जाएगा, ये एक अल्कीन है, ठीक है। 3 डालेंगे तो C3H6 हो जाएगा, ये अल्कीन है। तो अल्कीन के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी नंबर होता है वो इसका डबल होता है। अल्केन के केस में क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो भी नंबर होता है C1, तो यहाँ पे क्या होता है?
इस 1 का डबल तो होगा ही, +2 हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, डबल करके 2 जोड़ देना है, तो 1 का डबल 2 + 2 4। कोई आपसे पूछे कि C6H12 फॉर्मूले से पहचानिए कि ये अल्कीन है कि अल्केन है, तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे डायरेक्ट डबल है, तो डबल है मतलब ये क्या है, अल्कीन है, ठीक है। अगर कोई लिख दिया C4H10, तो आप देख पा रहे हैं कि 4 का डबल 8, 8 में 2 जोड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, अल्केन हो गया। समझे इतना। उसी तरीके से यहाँ पे अल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2, यहाँ पे ये भी n का वैल्यू 2 से स्टार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए 2 तो कार्बन होना ही पड़ेगा कम से कम। तो अगर हम यहाँ पे n के जगह पे 2 डालें तो C2 और H 2 2 4 -2 2, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डबल करके 2 माइनस किया जाता है। आप देखिए, अब हम कुछ रैंडमली लिखेंगे कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, आप पहचानिएगा कि वो अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं C3H8, पहचानिए ये कौन सा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 का डबल 6, 6 + 2 8 लिखा हुआ है, तो प्लस वाला है तो ये अल्केन हो गया, ठीक है। कोई मान लीजिए ऐसा लिख दिया C8H14, तो आप ये देख पा रहे हैं 8 का डबल 16, 16 में से 2 घटाया हुआ है, तो माइनस वाला केस कौन सा है, ये अल्काइन है, ठीक है, समझ रहे हैं इतना। अब वैसे ही कोई पूछे कि C5H क्या लिख दे, 10 लिख दे, तो ये क्या हो जाएगा, अल्कीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट डबल है, ठीक है। तो ऐसे पहचानेंगे। इसका और भी यूज़ हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल थोड़ा इसको कवर कर लेते हैं। साइक्लिक वाला भी 2 टाइप का होता है, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ऐसा कंपाउंड जो, ऐसा हाइड्रोकार्बन जो साइक्लिक हो और सैचुरेटेड हो, उसका एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सेन, थोड़ी देर में इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। और ऐसा कंपाउंड जो साइक्लिक हो और अनसैचुरेटेड हो, उसका एग्जाम्पल है बेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी से इसको याद कर लीजिए, अभी थोड़ी देर में ये फिर से हम पूछेंगे आपसे, ठीक है। साइक्लिक और सैचुरेटेड तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक और अनसैचुरेटेड तो हो जाएगा बेंजीन, ठीक है। साइक्लिक को यहाँ पे हम लोग रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हम देखते हैं कुछ यहाँ पे नाम है, तो यहाँ पे ये नाम आपको याद रखना है। याद करने का तरीका क्या होगा, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसी भी हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है, तो आप थोड़ी देर के लिए याद कर लीजिए कि अगर 1 हुआ तो नाम मैथ से शुरू होगा। ये मैथ एथ क्या है थोड़ी देर में समझते हैं, आप सिर्फ इसको रट जाइए मेरे कहने से। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 हुआ तो नाम मैथ से शुरू होगा, 2 हुआ तो एथ होगा, 3 हुआ तो प्रॉप होगा, 4 होगा तो ब्यूट से स्टार्ट होगा, और 5 होगा तो पेंट से स्टार्ट होगा, और 6 होगा तो हेक्स से स्टार्ट होगा। ये 6 तक कम से कम आप याद कर लीजिए, अभी कभी याद कर लीजिए, ठीक है। याद नहीं होता तो वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर में याद कर लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। 1 हुआ तो मैथ, 2 हुआ तो एथ, 3 हुआ तो प्रोप, 4 हुआ तो ब्यूट, 5 हुआ तो पेंट, 5 वाला तो ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है, 5 से पेंट, और 6 भी ईजिली याद हो जाएगा हेक्स, ठीक है। और ये मैथ एथ प्रोप ब्यूट ये सब याद कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसका यूज़ क्या है। ये तो हमने याद कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, ये है अल्केन का मेंबर्स, ये है अल्कीन का, और ये है अल्काइन का यहाँ पे कंपाउंड्स। अब देखिए इतना बात आप याद रखिएगा, अगर कोई अल्केन है, अगर कोई कार्बन कंपाउंड अल्केन है तो उसका नाम लास्ट में ANE से एंड होगा। अगर अल्कीन है तो उसका नाम लास्ट में ENE से एंड होगा, और अल्काइन है तो उसका नाम लास्ट में YNE से एंड होगा। अब ये हम क्या बोल रहे हैं थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कोई आपको यहाँ पे लिख के दिया CH4। सबसे पहले तो आप ये पहचानिए कि ये अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, फॉर्मूले से पहचानिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 का डबल 2, 2 + 2 4 है। आप समझ गए कि ये क्या है, अल्केन है, क्योंकि +2 वाला केस है, अल्केन है। अब इसका हमें नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है। तो यहाँ पे 1 है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो हमने अभी ये ऊपर में याद किया था कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 होता है तो नाम मैथ से स्टार्ट होता है, मैथ लिख दिए। और चूंकि ये अल्केन है तो अभी हम आपको बताएं कि लास्ट में क्या होगा, ANE होगा, मीथेन इसका नाम हो गया CH4 का। बात अगर समझ रहे हैं। चलिए 2-3 और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई आपको लिख दिया C2 और H6 लिख दिया। सबसे पहले पहचानिए कि अल्केन अल्कीन अल्काइन में से कौन सा है ये, तो डबल करके +2 जोड़ा हुआ है, यहाँ पे प्लस वाला केस है ये, तो ये अल्केन हो गया। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है, तो 2 हुआ है तो एथ से स्टार्ट होगा, ऊपर हमने याद किया था, ठीक है, एथ हो गया। और अल्केन है तो ANE लगा दीजिए, तो ये बन गया इथेन। इसका नाम क्या हो गया, इथेन, समझे। चलिए अब हम पूछेंगे आपसे, आप बताइएगा C3H8 इसका बताइए। तो उम्मीद करते हैं आपने इसका जवाब दिया होगा। देखिए यहाँ पे 3 है, 3 का यहाँ पे डबल किया हुआ है, 6 + 2 8, तो हम समझ रहे हैं कि ये किसका केस है, अल्केन का केस है। तो 3 है तो प्रॉप से स्टार्ट हो गया,
और अल्केन है तो ANE, प्रोपेन हो गया इसका नाम। ठीक है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे। मान लीजिए अब हम लिख रहे हैं C2H4, पहचानिए अल्केन अल्कीन की अल्काइन। तो आप बोलेंगे ये सिंपल डबल का केस है तो ये अल्कीन हो गया। ठीक है, ठीक है। अब 2 कार्बन एटम है तो नाम तो इथ से शुरू होगा, इतना तो फॉर श्योर है। अब अल्कीन है तो लास्ट में ENE लगा दीजिए, तो इथीन हो गया इसका नाम। समझे? चलिए आप मेरे को इसका बताइए, C4H6 इसका बताइए। तो आप देखेंगे कि ये 4 का डबल करके -2 किया हुआ है, तो आप समझ गए ये अल्काइन का केस है। और 4 कार्बन है तो ये क्या से शुरू होगा, ब्यूट से शुरू होगा, ब्यूट। और चूंकि ये अल्काइन है तो लास्ट में YNE लगाना पड़ेगा, ब्यूटाइन हो जाएगा इसका नाम। समझे? तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर करके यहाँ पे पूरा ये चार्ट फिलअप किया गया है। ये देखिए फॉर्मूले में हम लोग पहले 1 डाले तो ये फॉर्मूला मिल गया तो नाम लिख दिए। 2 कार्बन है तो एथ और लास्ट में N। इसी तरह से यहाँ पे 4 है तो ब्यूट और अल्केन है तो N। समझ रहे? यहाँ पे 4 है तो ब्यूट और ये अल्काइन है तो लास्ट में YNE। सिमिलरली यहाँ पे 3 है तो प्रॉप और अल्कीन है तो ये इन लगा दीजिए, प्रोपीन। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट को समझ लीजिए एक बार प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं टेक्स्ट बुक पे। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीथेन से। मीथेन का हमने सीख ही लिया कैसे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है। अब स्टार्ट करते हैं इथेन का। तो इथेन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे। एथ है तो 2 कार्बन है और इथेन है मतलब ये अल्केन वाले सीरीज से बिलोंग करता है, तो इसका डबल करके +2 कीजिए, तो 4 और +2 6। ये हो गया इसका फॉर्मूला C2H6। अब क्या करना है, आपको 2 कार्बन बनाना है क्योंकि C2 था और 6 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन इसके लिए और 3 हाइड्रोजन इसके लिए। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रॉन डालिए। कार्बन का 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पे कार्बन का 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन के लिए 1, इसका 1, इसका 1, इस हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का 1 और इस हाइड्रोजन का 1। तो ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके खुश हो जाएगा, ये भी हाइड्रोजन अपना 1 लेके खुश, ये भी अपना लेके सेटिस्फाई, ये भी हो गया, फिर ये भी अपना खुश हो गया और ये हाइड्रोजन भी अपना खुश हो गया। ठीक है, बचा कार्बन। ये कार्बन क्या करेगा, ये तीनों का 1 ठो लेगा, तो 7 हो गया और एक इस कार्बन का ले लेगा। ठीक है, 8 हो गया। सिमिलरली ये कार्बन भी ये तीनों का लेगा और इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। समझे? तो ये देखिए इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इन लोगों ने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन 2 टाइप से आएगा। अगर आपसे बोलेंगे एग्जाम में कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, तब तो आप ये बनाएंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपसे सिर्फ बोला जाए कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन सिर्फ, ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 स्टेप फॉलो करना होगा। देखिए सबसे पहले स्टेप में आप कार्बन एटॉम्स को लिंक कर दीजिए सिंगल बॉन्ड से, और उसके बाद ये देखिए ये हो गया स्टेप 1। आपको पता है कि इथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6। तो आप क्या कीजिए कि 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड से ऐसे करके लिंक कर दीजिए, ये हुआ पहला स्टेप। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बन स्केलेटन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो बचा हुआ हाथ है, आपको पता है कि कार्बन का कितना हाथ होता है, 1 2 3 4 हाथ होता है। एक हाथ तो यहाँ पे यूज़ हो चुका, तो इस बचा हुआ 3 हाथ में आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन यूज़ कर दीजिए। बोलने का मतलब है ये देखिए, अगर हम इथेन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो आप सबसे पहले 2 कार्बन दीजिए और एक सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। ठीक है, इथेन है इसलिए सिंगल बॉन्ड। कार्बन, इस कार्बन का 1 हाथ तो ये यूज़ हो गया, अब बच गया कितना हाथ, और 3 हाथ है इसके पास। यहाँ पर भी इस कार्बन का 1 2 3 हाथ और है, तो इस बचा हुआ खाली खाली हाथों में आप क्या भर दीजिए, हाइड्रोजन भर दीजिए। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। ठीक है, अगर आपसे कोई प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाने बोले तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉप मतलब 3 कार्बन और हाइड्रोजन कितना होगा, डबल करके +2 कीजिए, 8 C3H8। तो चलिए इसको करते हैं। 3 कार्बन है, बस 3 कार्बन को लिंक कीजिए सिंगल बॉन्ड से, और इस कार्बन का 1 हाथ तो हो गया, 1 2 3 हाथ यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 हो गया। इस कार्बन के लिए 1 हाथ और 1 हाथ, 2 हाथ ऑलरेडी है, तो सिर्फ हमें यहाँ पे 1 और 2 देना होगा। थोड़ा साफ करके लिखते हैं, 1 हाथ और 1 हाथ यहाँ पे हो गया। ठीक है, और इस कार्बन के लिए भी 1 हाथ यहाँ पे पहले से है, तो हम और 3 हाथ देंगे। ठीक है, अब बचा हुआ खाली खाली हाथों में क्या भर दीजिए, हाइड्रोजन भर दीजिए। तो ये हमारा बन जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इथेन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा और प्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। ठीक है,
और ये सभी सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। एक फीचर और याद रखिए सैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में कि ये लोग ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, बस इतना बात ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं। अब मूव करते हैं कुछ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पे, जैसे कि इथीन। इथीन का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। चलिए, अब इथीन है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। इथीन मतलब 2 कार्बन, और ईन है मतलब ये अल्कीन वाले सीरीज से बिलोंग करता है, मतलब यहाँ पे डबल होगा, ठीक है, 4 होगा यहाँ पे, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। चलिए, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप 2 कार्बन दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है और इथीन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और बचा हुआ हाथों में हाइड्रोजन फिल करिए। अब ये हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पे 2 हाथ हो चुका है, तो आपको सिर्फ अब 2 ही हाथ बनाना है, यहाँ पे 1 और 2। सिमिलरली इस कार्बन का भी 1 और 2, और उस हाथों में क्या भरेंगे, हाइड्रोजन भरेंगे। तो अब जब हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो अपने आप 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ कार्बन पे ध्यान देना है और खाली हाथों में हाइड्रोजन भर देना है, तो ये अपने आप आ जाता है स्ट्रक्चर बनाते वक्त, ठीक है। तो ये हमने बना लिया इथीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए इन्होंने भी यहाँ पे बना के रखा है इथीन का स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं और कुछ आगे लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथीन। अब इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप 2 कार्बन देंगे, क्योंकि इथीन है और मेरे को पता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होना है, तो हम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन सेटअप करेंगे कि यहाँ पे 1 और 2 रख देंगे और तीसरा चौथा यहाँ पे डालेंगे। सिमिलरली इस कार्बन का भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तीसरा चौथा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेस करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन। फिर शेयरिंग करवा दीजिए यहाँ पे। ये हाइड्रोजन का भी हो गया और इस हाइड्रोजन का भी हो गया। बचा कार्बन का, तो कार्बन क्या करेगा, इसका 1 और इसका 1 लेगा और इसका 1 लेगा और इसका 2 लेगा। इसका हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिमिलरली ये कार्बन भी क्या करेगा, इस हाइड्रोजन का 1, इस कार्बन का 2 और उस हाइड्रोजन का 1 लेके ये भी खुश हो जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, अब यहाँ पे एक और हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम है इथाइन, ठीक है। ये अल्काइन सीरीज से बिलोंग करता है। तो इथाइन का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो बनाते हैं इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इथाइन है तो मेरे को पता है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना है, तो अब उसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को प्लेस करेंगे। ये कार्बन, अब यहाँ पे 3 बॉन्ड बनना है, तो यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ रख देंगे और चौथे वाले को यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पर भी 1 2 3 डाल देंगे, चौथे वाले को यहाँ पे डाल देंगे और हाइड्रोजन यहाँ पे प्लेस कीजिए। इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये हाइड्रोजन अपना लेके खुश, ये हाइड्रोजन अपना लेके खुश। ये कार्बन इसका 1 लेगा और इसका 3 लेगा, तो 8 हो जाएगा। और ये कार्बन भी इसका 1 लेगा और उसका 3 लेगा, तो ये भी 8 लेके खुश, ठीक है। तो ये बन गया। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो सिंपल है, आप फॉर्मूला लिखने की कोशिश कीजिए इथाइन का। इथाइन है मतलब 2 कार्बन होगा C2 और आइन वाला है मतलब -2 यहाँ पे करना होगा, डबल करके -2 कीजिए, तो 2 का डबल 4, 4 - 2 2 ही होगा। तो समझ रहे, फॉर्मूला अपने आप सेट हो जाएगा। तो ये हो गया। अगर कोई बोले आपको कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, तो इथाइन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या कीजिए, 2 कार्बन डालिए। इथाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, क्योंकि ये अल्काइन सीरीज से बिलोंग करता है। और इस कार्बन का देखिए 3 हाथ तो ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो और सिर्फ 1 हाथ बनाना है और उसमें हाइड्रोजन डाल दीजिए। यहाँ पर भी सिर्फ 1 हाथ बनाना है और हाइड्रोजन डाल दीजिए, ठीक है। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कोई आपसे बोला कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन, ठीक है। तो प्रोपाइन बनाने के लिए मेरे को पता है वहाँ पे 3 कार्बन होना है, तो 1 2 3। प्रोपाइन है, मेरे को पता है ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो आप यहाँ देंगे ट्रिपल बॉन्ड कि यहाँ देंगे ट्रिपल बॉन्ड, तो कहीं भी दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे दे देते हैं और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर देते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन फिल करना है हमें, तो 3 हो गया, तो 1 बॉन्ड दे के यहाँ पे हाइड्रोजन दे दीजिए। ये कार्बन खुश। ये कार्बन का देखिए 3 और 1 4 ऑलरेडी बॉन्ड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन देने का जरूरत नहीं है दूसरे वाले में। और तीसरा वाला में 1 ही हाथ फिल हुआ है, तो यहाँ पे और 3 तो हाथ देना होगा। यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया प्रोपाइन का स्ट्रक्चर। अब मान लीजिए कोई आपसे बोला ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइन। चलिए बनाते हैं ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर। तो 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। ब्यूटाइन है तो मेरे को पता है कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो आप कहाँ पे दे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे, तो कहीं पे भी दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी। तो मान लीजिए यहाँ पे दे देते हैं और हाइड्रोजन फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 बॉन्ड देके हाइड्रोजन, आप चाहते तो इस हाइड्रोजन को ऐसे करके यहाँ पे साइड में भी लिख सकते हैं या फिर चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं, ये अपने ऊपर है। तो चलिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दिया हमने। इसकी कार्बन का ऑलरेडी 4 हैंड है तो फुल फिल है। ये कार्बन का 2 हो रहा है,
तो 2 और दे देते हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर देते हैं और एक हाइड्रोजन नीचे देते हैं, और इस कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन यहाँ पे दे देते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइन, समझे। चलिए, तो ऐसे करके आप किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ वर्क देना चाहते हैं। सबसे पहला ये मीथेन, इथेन, इथीन और इथाइन, ये चारों ही कंपाउंड का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। कैसे बनाते हैं हम दिखाई दिए हैं, आपको एक बार खुद से बना के प्रैक्टिस करना है, ये पहला होमवर्क। दूसरा, आपको क्या करना है कि यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स लिखे हुए हैं मीथेन से लेके पेंटाइन तक, इन सब का आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट में क्या बोले हम, इन चारों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और दूसरे वाले काम में हम क्या बोले, इन सब का सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम आपको बता ही दिए, वैसे करके आप बनाइएगा, ठीक है। तो इतना आप कीजिए। और यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। ये लोग क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं देन द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो ये 2 बात आप याद रखिएगा कि सैचुरेटेड कंपाउंड कम रिएक्टिव होते हैं और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स मोर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि है चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। तीनों का मतलब क्या होता है हम तो समझ ही लिए हैं कि अगर कार्बन कंपाउंड ऐसे सीधा गया है तो ये चेन्स कहलाएगा, अगर सीधा जाके ब्रांच हो जाता है ऐसे करके मान लीजिए तो ये ब्रांच चेन कहलाएगा, और रिंग मतलब गोला बन जाता है अगर, तो ये क्या कहलाएगा, रिंग कार्बन कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा टेबल तो हमने अच्छे से समझ लिया। मीथेन का इन फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिर स्ट्रक्चर, इथेन का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, तो ये सब तो आप खुद से भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे स्पेशल एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन का। अब मान लीजिए कोई ब्यूटेन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाता है, 1 2 3 4 ब्यूटेन है तो 4 कार्बन हो गया और सिंगल सिंगल बॉन्ड है, और हाइड्रोजन तो फिल कर ही लेंगे, ठीक है। और दूसरा बच्चा क्या करता है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाता है, 1 2 3 4, ठीक है। ये भी तो ब्यूटेन है क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है और सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी तो ब्यूटेन हुआ। तो कौन सा सही मानेंगे और कौन सा गलत मानेंगे। अगर हम इसमें हाइड्रोजन भी फिल करें तो देखिए कुछ इस तरीके का दिखेगा, हाइड्रोजन फिल करने का बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये सिंपल वाला चेन था और ये ब्रांच फॉर्म में था, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों में ही, इसमें भी 10 हाइड्रोजन है और इसमें भी 10 हाइड्रोजन है। मतलब हम देख रहे हैं कि दोनों का जो मॉलिकुलर फार्मूला है, ये C4H10 को क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। बात वगैरह समझ रहे हैं। तो वी सी डैट बोथ दिस स्ट्रक्चर्स हैव द सेम मॉलिकुलर फार्मूला C4H10। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों कंपाउंड्स में मॉलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। तो ऐसे 2 कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो लेकिन मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो, ऐसे 2 कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और इस फेनोमेनन को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बोलेंगे कि डिफाइन आइसोमेरिज्म, तो आपको लिखना होगा आइसोमेरिज्म इज अ फेनोमेनन ड्यू टू विच सम कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सच कंपाउंड्स विथ आइडेंटिकल मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्यूटेन का कितना आइसोमर्स होता है, तो आपको लिखना होगा ब्यूटेन का 2 आइसोमर होता है। अच्छा, 1-2 चीज़ आप यहाँ पे ये भी समझिए। कोई बच्चा क्या कर रहा है, ऐसे बना रहा है 1 2 3 4, वो बोल रहा है कि ये भी ब्यूटेन है और लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है। तो क्या ये सही बात है कि गलत बात है। तो आप देखेंगे कि ये तो एक सिंपल चेन के रूप में ही बन रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल वाला पहले वाला स्ट्रक्चर में ही काउंट होगा, ये अलग नहीं है। कोई मान लीजिए अब ऐसे बना रहा है, एक यहाँ पे ऐसे कर दे, यहाँ पे कार्बन देके और यहाँ पे कार्बन, तो ये क्या अलग स्ट्रक्चर है कि वैसा ही है, तो इसको भी वैसा ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ये सेम इस तरीके का कंसिडर किया जाएगा। अब कोई मान लीजिए ऐसे बना रहा है 1 2 और यहाँ पे एक कार्बन दे रहा है और यहाँ पे एक कार्बन दे रहा है, ये क्या वैसा ही स्ट्रक्चर है कि अलग है। तो आप देखेंगे कि ये एक सिंपल सीधा ही है, इसको टेढ़ा करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी स्ट्रक्चर सेम इसका तरह माना जाएगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम ले देके सिर्फ 2 ही बना पा रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि ब्यूटेन का कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर बना सकते हैं और बना के दिखाओ, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया, अभी तक देखा कि चेन का एग्जांपल क्या होता है, ब्रांच का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर अब हम देखेंगे कि अगर कार्बन एटम्स को हम लोग चाहे तो रिंग में भी अरेंज कर सकते हैं। याद है अभी हम थोड़ी देर में चार्ट में आपको बोले थे याद कर लेने कि साइक्लोहेक्सेन का स्पेशल एग्जांपल था। ये एक ऐसा साइक्लिक कार्बन कंपाउंड है जो क्या है, सैचुरेटेड है। तो साइक्लोहेक्सेन है, चलिए बना के देख लेते हैं कैसा बनेगा इसका स्ट्रक्चर। ये देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, हेक्सेन है तो 6 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6,
और एन है लास्ट में, तो यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है सब में, ठीक है। और बचा हुआ में हाइड्रोजन फिल कर लिया गया। अब इसको देख के आप घबरा ना जाए, चलिए हम खुद से एक बार बना के दिखाते हैं। साइक्लोहेक्सेन का बनाना है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन हो गया यहाँ पे। अब चलिए हाइड्रोजन फिल करते हैं। इस कार्बन के लिए 2 बॉन्ड है तो और 2 बॉन्ड चाहिए होगा, तो 1 2 इस दोनों में हाइड्रोजन फिल कर दीजिए। सिमिलरली इस कार्बन का भी और 2 बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन फिल होगा। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड रिंग, ठीक है। ये साइक्लिक वाले को हम लोग रिंग भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड रिंग तो आप बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, इसका स्ट्रक्चर ये रहा, दोनों याद करके चलिए। और अगर अनसैचुरेटेड रिंग का एग्जाम्पल का बात किया जाए, अनसैचुरेटेड रिंग, तो उसका एग्जाम्पल है बेंजीन। बेंजीन में भी 6 कार्बन एटम होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप 6 कार्बन एटम बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये भी साइक्लिक है। अब इसको तो हम लोग अनसैचुरेटेड बोले हैं, मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है बेंजीन में। तो डबल बॉन्ड आपको अल्टरनेट वे में देना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से देना है। और फिर बचा हुआ को हाइड्रोजन फिल कर दीजिए। इस कार्बन का 3 बॉन्ड हो गया, 1 2 3, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बॉन्ड देके हाइड्रोजन। ऐसा ही सब में होगा, सब कार्बन में यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन डाल देंगे, और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, सबके लिए 1 हाइड्रोजन होगा, बस ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए ये इन्होंने बना के रखा है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि गिवन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड रिंग, तो आपको बेंजीन लिखना है, और स्ट्रक्चर बोलेंगे तो ये बना दीजिएगा। कई बार आ चुका है ये बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि ऑल कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अल्केन किसको बोलते हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्केन बोलते हैं। और अल्कीन किसको बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो, जिसमें डबल बॉन्ड हो उसको अल्कीन बोलेंगे। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो वो कहलाएगा अल्काइन, ठीक है। अगला टॉपिक है विल यू बी माई फ्रेंड। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए कार्बन एक क्या है, वेरी फ्रेंडली एलिमेंट है। फ्रेंडली एलिमेंट मतलब ये किसी के साथ भी बॉन्डिंग बना लेता है। तो देखिए ये बॉन्डिंग बनाता है हेलोजेंस के साथ। हेलोजेंस किसको बोलते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ये सबको हेलोजन बोलते हैं। फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर इन सब के साथ कार्बन बॉन्डिंग बना लेता है। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में एक या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हटा के हम लोग ये सब एलिमेंट को वहाँ पे फिट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है एक कार्बन कंपाउंड, एक हाइड्रोजन है और इसका नाम क्या हो गया, मीथेन इसका नाम हो गया, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के, ये वाला हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट को फिट कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का वैलेंसी 1 है तो यहाँ पे 1 बॉन्ड था तो ये यहाँ पे फिट हो गया, ठीक है। तो ऐसा एलिमेंट जो किसी भी कार्बन कंपाउंड में हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, जो कि यहाँ पे क्लोरीन है, तो इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, हेट्रोएटॉम बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन सच कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर टू एज हेट्रोएटॉम। समझे, हमने जो एग्जाम्पल लिया था वहाँ पे क्लोरीन था, हेट्रोएटॉम। हेट्रोएटॉम अब क्या हो सकता है, ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकता है। अभी तो हमने देखा कि क्लोरीन जो सिंगल में प्रेजेंट था, अब क्या हो सकता है, ये ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन OH के साथ ग्रुप में प्रेजेंट है और हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ग्रुप बना के प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन के साथ प्रेजेंट है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन के साथ प्रेजेंट है। These heteroatoms and the group containing these confer specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain and hence are called functional group। तो ये हेट्रोएटॉम या फिर ऐसे ग्रुप जिसमें ये हेट्रोएटॉम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये सब हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, जिस भी कार्बन कंपाउंड में अटैच हो जाते हैं ना, उसको क्या करते हैं, अपना स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे देते हैं। कन्फर्म मतलब गिव, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन, वो कार्बन चेन कितना लंबा है, किस नेचर का है, वो मायने नहीं रखता है। जिसमें भी अटैच होंगे उसको अपना प्रॉपर्टी दे देंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये लेते हैं अल्कोहल का एग्जांपल। OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है मेरा मीथेन कार्बन और यहाँ पे 4 बॉन्ड में 4 हाइड्रोजन, ठीक है। मान लीजिए इस हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करके यहाँ पे OH डाल देते हैं। तो जैसे ही इस कार्बन कंपाउंड में OH लगा, वैसे ही ये पूरा का पूरा कार्बन कंपाउंड क्या बन गया, अल्कोहल बन गया एक, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला पहले CH4 हुआ करता था, ठीक है, मीथेन में। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो CH3 बन गया और उस एक हाइड्रोजन के बदले में OH आ गया। तो ऐसे करके हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे CH3OH, ठीक है।
चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए C2H6, ये है मेरा इथेन। अब यहाँ पे भी हम चाहे तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, C2 अब H5 हो गया और एक हाइड्रोजन के बदले में OH आ गया, तो ये भी यहाँ पे OH आ गया है, तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या बन गया, एक अल्कोहल बन गया। सिमिलरली हम चाहे तो C3H8 होता है प्रोपेन का फॉर्मूला, हम चाहे तो यहाँ पे C3H7 करके OH दे सकते हैं यहाँ पे, ये भी क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो जिसमें भी ये OH क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें भी अटैच होता है, जिस भी कार्बन कंपाउंड में अटैच होता है उसको अपना ये प्रॉपर्टी दे देता है, भले ही वो कार्बन कंपाउंड का लेंथ कितना भी हो, नेचर कैसा भी हो, ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे OH की जगह पे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते थे। फॉर एग्जाम्पल इसका ले सकते थे, ये तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के रूप में लिखा हुआ है, इसको हम लोग चाहे तो सिंपली CHO लिख सकते हैं, बॉन्ड CHO। यहाँ पे भी इसको हम लोग चाहे तो बॉन्ड COOH भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग चाहे तो बॉन्ड CO बॉन्ड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं CHO का। ये था मेरा CH4, मेरा क्या था, मीथेन था। ठीक है, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो CH3 और CHO, तो CHO लगाने से क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा ये। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है एल्डिहाइड का। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास ऑफ कंपाउंड, ये सब क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल हो गए, और ये सब हो गया फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनेगा कि डिफाइन फंक्शनल ग्रुप और गिव एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसका अच्छा डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन, और एग्जाम्पल में आप ये सब लिख सकते हैं, ये 4 पॉइंट को आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, फॉर्मूला भी चाहे तो लिख सकते हैं, और भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग अगला जो टॉपिक है होमोलोगस सीरीज, इसको समझ लेते हैं ये क्या है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार हम रिकैप करें। देखिए हमने अभी देखा कि कार्बन एटम्स चेन्स के फॉर्म में लिंक हो सकते हैं, ये चेन्स ब्रांच भी हो सकता है जिसको हम लोग आइसोमरिज्म बोलते हैं, और हमने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ। ठीक है, इतना चीज़ हमने देखा। आप देखिए जब हम किसी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ, जैसे कि हमने अभी देखा अल्कोहल वाला सीरीज़ कि CH4 क्या होता था, मीथेन होता था। अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे अल्कोहल के साथ, मान लीजिए CH3OH बन गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले को हम करें, दूसरा मेंबर को, तो C2 क्या होता है, C2H6 होता है इथेन का फॉर्मूला, तो C2H5 और एक हाइड्रोजन के बदले OH अगर हम डाल रहे हैं। सिमिलरली तीसरे वाले में अगर करें तो C3 क्या होता है, C3H8 होता है, तो यहाँ पे C3H7OH बन जाएगा। ऐसे करके हम लोग ये प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये जो हमें सीरीज़ मिल रहा है ना, इस सीरीज़ को ही क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज़ बोलते हैं। होमोलोगस सीरीज़ ऐसा सीरीज़ है कार्बन कंपाउंड का जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बदले में वही फंक्शनल ग्रुप बार बार आ रहा है किसी कार्बन चेन में, तो वो सीरीज ऑफ कंपाउंड क्या कहलाएगा, होमोलोगस सीरीज़ कहलाएगा। समझे, इसका एग्जाम्पल का बात करें तो यही आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, CH3OH, फिर C2H5OH, C3H7OH, फिर ऐसे करके 4 मेंबर का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप चाहे तो एग्जाम्पल के फॉर्म में आप इसको भी बना सकते थे, CHO वाले को लेके, या फिर COOH को लेके। जैसे कि हम चाहे तो देखिए CH4 मीथेन होता है, तो हम चाहे तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CHO लिख सकते हैं। फिर दूसरा का क्या होता है, C2H6 होता है, तो हम चाहे तो यहाँ पे C2H5 और CHO लिख सकते हैं। ठीक है, फिर C3H7 और CHO। तो ये जो सीरीज़ हम बना रहे हैं, ये सीरीज़ को क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज़ बोलेंगे, जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो इतना समझे आप। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत खतरनाक बनता है। ठीक है, थोड़ी देर में बताएंगे, अब समझते चलिए। अब बात करें कुछ प्रॉपर्टीज़ का, तो देखिए यहाँ पे ये एक होमोलोगस सीरीज़ है, इतना तो हमें पता है। यहाँ पे दोनों को, ये अगल बगल वाले मेंबर को क्या बोलेंगे, कंजिक्यूटिव मेंबर्स। तो 2 कंजिक्यूटिव मेंबर्स का अगर हम डिफरेंस का बात करें फॉर्मूला में, तो डिफरेंस निकालिए। देखिए यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, तो कार्बन का डिफरेंस C, यहाँ पे H3, यहाँ पे H5, तो हाइड्रोजन का डिफरेंस H2, फिर OO तो सेम है और HH भी सेम है। तो 2 कंजिक्यूटिव मेंबर्स का बीच में अगर डिफरेंस निकाले फॉर्मूला का, तो वो CH2 डिफरेंस निकल के आता है। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। किसी का भी आप एग्जांपल ले लेंगे तो बॉन्ड CH2 ही ये डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो देखे थे ना, हम लोग देखे थे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन जो देखे थे सीरीज़, ये सब भी क्या है, एक होमोलोगस सीरीज़ है। कोई अगर चाहे तो ऐसे लिख रहा है CH4, फिर C2H6, फिर C3H8, तो ये अल्केन का सीरीज़ है, ये भी एक होमोलोगस सीरीज़ है। ठीक है, सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये सिंगल बॉन्ड जो है ये क्या कहलाएगा, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा।
सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए C2H4, फिर C3H6, फिर C4H8, ये अल्कीन का सीरीज़ हो गया। तो ये भी एक क्या है, होमोलोगस सीरीज़ है। यहाँ पे डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे करके हम अल्कीन का भी लिख सकते हैं कि C2H2, फिर C2H4, फिर C3H4, फिर C4H6, ये सब भी क्या हो जाएगा, ये अल्काइन का होमोलोगस सीरीज़ है। तो यहाँ पे भी अगर आप दो कंसेक्यूटिव मेंबर का बीच का डिफरेंस निकालें तो आपको क्या मिलेगा, CH2 ही मिलेगा। किसी में भी आप निकाल लीजिए CH2 ही डिफरेंस होगा, कंसेक्यूटिव मेंबर्स का डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी कि दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स का फॉर्मूला का डिफरेंस CH2 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर हम डिफरेंस इन मॉलिकुलर मास निकालना चाहे दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स का बीच में, तो क्या निकलेगा, वो इसका ही मॉलिकुलर मास निकाल लेते हैं, बात एक ही है। तो इसका मॉलिकुलर मास निकालेंगे, कार्बन का मॉलिकुलर मास होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1, तो ये कितना आया 14 U मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये मॉलिकुलर मास का यूनिट है। तो दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स का बीच में डिफरेंस मॉलिकुलर मास का कितना आता है, हमेशा 14 U आता है। इस बात को याद रखिएगा, चाहे वो कोई सा भी होमोलोगस सीरीज़ हो, अल्कोहल का हो, अल्डिहाइड का हो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, किसी का भी हो, अगर दो कंसेक्यूटिव मेंबर का आप मॉलिकुलर मास का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 14 U ही आएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ और बात लिखा हुआ है, देखिए एज मॉलिकुलर मास इंक्रीजेस इन एनी होमोलोगस सीरीज अ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी इज सीन। जैसे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आप होमोलोगस सीरीज में नीचे की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पे आप मूव किए, यहाँ से यहाँ मूव किए, यहाँ से मूव किए, तो इसका जो मॉलिकुलर मास होगा वो डेफिनेटली भारी होगा, ज़्यादा होगा इसके तुलना में। तो जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ता है वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम होगा इसके तुलना में, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉलिकुलर मास इंक्रीज होने से हमें ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। फिर अदर फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि सॉल्युबिलिटी इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऑल्सो शो अ सिमिलर ग्रेडेशन। जैसे कि मान लीजिए CH3OH ये एक मेंबर है अल्कोहल वाले का, और C2H5OH ये दूसरा मेंबर है। तो ये जितना घुलता है, यहाँ पे मॉलिकुलर मास बढ़ गया यहाँ से यहाँ पे, तो ये भी और ज़्यादा घुलेगा, तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक केमिकल प्रॉपर्टी का बात है तो वो केमिकल प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप से ही डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी चूँकि किसी भी होमोलोगस सीरीज़ में फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है तो केमिकल प्रॉपर्टी वहाँ पे सेम रहेगा। जैसे कि आप इसका एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पे सब में OH 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 है, तो यहाँ पे सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, सब अल्कोहल वाला प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेडेशन देखने को मिलता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है। तो अगर हम होमोलोगस सीरीज़ का प्रॉपर्टीज़ का कुछ बात करना चाहें तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये होगा कि दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स का बीच का मॉलिकुलर फॉर्मूला का डिफरेंस कितना होता है, CH2 होता है, ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज़ का डिफरेंस इन मॉलिकुलर मास कितना होता है, 14 U होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि होमोलोगस सीरीज़ में सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। फिर चौथा प्रॉपर्टी अगर बात करें तो यहाँ पे एज मॉलिकुलर मास इंक्रीजेस ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी इज सीन, ठीक है। और पांचवा प्रॉपर्टी हो जाएगा कि केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन सेम इन अ होमोलोगस सीरीज़। ये 5 प्रॉपर्टी आप यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। तो इसी के साथ होमोलोगस सीरीज़ खत्म होता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेंगे कि गिव द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। आपसे फॉर्मूला दे देंगे बॉन्ड OH, बॉन्ड COOH, और पूछेंगे कि इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम बताइए। तो OH का नाम क्या हो जाएगा, अल्कोहल, और COOH का क्या नाम हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज का मॉलिकुलर फॉर्मूला का डिफरेंस क्या होता है, तो आपको लिखना होगा बॉन्ड CH2 बॉन्ड, ठीक है। चलिए फिर देखिए और क्वेश्चन कैसा पूछेंगे, ये रहा। आपसे पूछेंगे कि फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन लिखिए, और उसके बाद पूछेंगे कि नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन। दो कंपाउंड दे देंगे, बोलेंगे इसमें फंक्शनल ग्रुप बताओ कौन सा है। तो पहला में देखिए CH3CH2OH है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH। नाम लिखने बोलेंगे तो अल्कोहल ग्रुप लिखेंगे। दूसरा में CH3COOH, तो COOH से समझ में आ रहा है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए इस टाइप से पूछेंगे कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। तो फंक्शनल ग्रुप OH है, उसका सेकंड मेंबर का नाम लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेंबर तो CH4 से बना था, तो CH3OH ये हो गया फर्स्ट मेंबर। सेकंड मेंबर का बात करें
तो C2H6 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा C2H5OH। ये हो जाएगा सेकंड नंबर का फॉर्मूला, ठीक है। फिर देखिए कि डिफाइन होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफाइन कर लेंगे होमोलोगस सीरीज को, ठीक है। लिस्ट इट्स 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 कैरेक्टरिस्टिक भी लिख देंगे। फिर राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ अल्कीन, तो अल्कीन वाले का जो फर्स्ट मेंबर है उसका नाम और फॉर्मूला लिखना है। तो हम आपको बताए थे कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन ये तीनों ही होमोलोगस सीरीज फॉर्म करता है, ठीक है। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा नाम, तो C2, और अल्कीन है तो यहाँ पे डबल C2H4, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा इसका, इथीन, और फॉर्मूला तो यही रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं होमोलोगस सीरीज से। अगला जो टॉपिक है इसके बाद तो अब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि इस बार जो सिलेबस थोड़ा कम चुका है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन, पेंटेन का कितना आइसोमर आप बना सकते हैं। तो चलिए बना के देखते हैं। एक तो हम लोग सीधा बना लेंगे, 5 कार्बन हो गया। फिर दूसरा ब्रांचिंग कर देते हैं, यहीं पे ब्रांचिंग करना होगा, ये दूसरा हो गया। और तीसरा हम दूसरे में ही ब्रांचिंग कर देते हैं, ये हो गया। और कुछ बना सकते हैं क्या, और कुछ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बनाएंगे भी तो इन तीनों में से किसी एक में वो फॉल कर जाएगा। तो ये 3 हो गया आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, और हाइड्रोजन आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू अ ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। कार्बन का ऐसा कौन सा 2 प्रॉपर्टी है जिस वजह से इतने सारे कंपाउंड वो बनाता है। तो पहला हो गया कैटिनेशन, दूसरा हो गया टेट्रावैलेंसी। व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला लिखना है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले हम इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 4 5, और पेंटेन है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। और हाइड्रोजन फिल करना है, तो देखिए 2 बॉन्ड सब में है, तो 2 बॉन्ड से हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी 2 बॉन्ड का हाइड्रोजन, फिर 2 बॉन्ड में हाइड्रोजन, सब में फिल होगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा C5, और हाइड्रोजन कितना है, सब में 2 है तो H10। तो ये हो गया फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन। और जहाँ तक बात रहा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का, तो ये आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है, आप सकेंगे इसको बनाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, नेमिंग करना है। तो नेमिंग चूँकि सिलेबस से हट चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये ईजी है। यहाँ पे हमें कार्बन 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 दिख रहा है, और बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YN, हेक्साइन हो गया इसका नाम, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज से देखते हैं। देखिए ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इथेन हैज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, ये तो हमें पता ही है। हैज़ कितना बॉन्ड, इथेन में कितना बॉन्ड होता है। तो आप इथेन का स्ट्रक्चर बना लेंगे तुरंत का तुरंत, 2 कार्बन और हाइड्रोजन फिल कर देंगे यहाँ पे। तो कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद ये सब क्वेश्चन तो नहीं करना है आपको। यहाँ से देखिए, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। तो यहाँ पे आपको CH3Cl का स्ट्रक्चर बना देना है। देखिए CH3Cl समझ रहे हैं ना, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या आया है, क्लोरीन आया हुआ है। तो C, इन सब में H H H, और यहाँ पे Cl दे दीजिए, ये होगा स्ट्रक्चर। और थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करना है नेचर को, तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में 2-3 बात लिख दीजिए कि यहाँ पे ये कैसे बनता है। इट कोवैलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है। और लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉन आयोनिक इन नेचर, आयन्स यहाँ पे फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ये रहा, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर, ये सब हट चुका है सिलेबस से, आप फ्लोरीन का बना लीजिएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ईजी है, आप सकेंगे इसको, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, डिफाइन व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, कर लेंगे आराम से। बस यहाँ से इतना ही करना है, और यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं करना है। तो यही है। फिर उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियो चैनल पे हैं, आपको जब भी वीडियो नया अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और चैप्टर के साथ। और कोई भी अगर डाउट रह गया हो, कन्फ्यूजन रह गया हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।